बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य आईएएस एकेडमी पर। आज मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आपके लिए 1 जून 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस के साथ ही साथ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में मैं आपको स्टैटिक जीके का सेट नंबर 15 सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें आज हम भारत में अब तक हुए सभी महत्वपूर्ण युद्धों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही आज प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से संबंधित दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड भी बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप फैक्ट्स को आसानी से याद रख पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चर्चित वन स्टॉप सेंटर ओएससी किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय। भारत सरकार ने सार्वजनिक या निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए WCD, ठीक है, वुमेन्स हाल ही में चर्चित वन स्टॉप सेंटर ओएससी किससे संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ये। आइए देख लेते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट। भारत सरकार ने सार्वजनिक या निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए WCD विदेश मंत्रालय MEA के सहयोग से 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा। ठीक है, 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा। किस वजह से? महिला और बाल विकास मंत्रालय करेगा, महिलाओं के समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय महिलाओं को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। WCD वुमेन एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट के सचिव राम मोहन मिश्रा ने बताया कि जिन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर हैं वे ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और UAE हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपका बढ़ सकता है। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट जो आपका है महिला और बाल विकास मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये है। मतलब वही मंत्रालय है, उसका इंग्लिश में नाम है ये। इसके सचिव हैं राम मोहन मिश्रा और इन्होंने बताया कि 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर हैं। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और UAE। ठीक है, देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है इससे रिलेटेड। सऊदी अरब को छोड़कर हर देश में एक केंद्र होगा। सऊदी अरब को छोड़कर हर देश में एक केंद्र होगा। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं कि नहीं है, सऊदी अरब में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे और बाकी में एक एक। ये वन स्टॉप सेंटर है क्या? OSC, वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर भारतीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत एक ऐसी योजना है जो सार्वजनिक और निजी जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करती है। ठीक है, OSC योजना निर्भया कोष द्वारा वित्त पोषित है। केंद्र सरकार OSC के लिए यानी वन स्टॉप सेंटर के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दिसंबर 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद ऊषा मेहरा आयोग ने फरवरी 2013 में वन स्टॉप सेंटर की सिफारिश की थी। वर्तमान में भारत में 700 वन स्टॉप सेंटर हैं। भारत की योजना 2021 तक पूरे देश में 300 OSC वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस देश की नौसेना ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पर मेडिकल ICU स्थापित किया है? तो साहब भारतीय नौसेना ने किया है। भारतीय नौसेना ने INS हंसा, ठीक है, में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH पर एक मेडिकल ICU स्थापित किया है, इंसेंटिव केयर यूनिट। ठीक है, स्थापित किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने INS हंसा में INS 323 से HAL मार्क 3 ऑन बोर्ड स्थापित किया है। ALH मार्क 3 ऑन बोर्ड स्थापित किया है। ALH, ठीक है, मार्क 3 एक हर मौसम में चलने वाला विमान है जो भारतीय नौसेना को प्रतिकूल मौसम के दौरान भी गंभीर रोगियों को हवाई मार्ग से बाहर निकालने में मदद करता है। ALH का क्या मतलब हुआ? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ठीक है, ALH विमान। इस विमान को एयर एम्बुलेंस में बदलने के लिए 2-3 घंटों में उपकरण लगाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कभी भी इसको चेंज किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं।
HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, अलग है, HAL अलग है, ALH अलग है, फिर से समझ लीजिए। ALH हो गया आपका ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3, तो ये मार्क 3 की बात हो रही जो लेटेस्ट है, ठीक है। HAL संस्था है, बेंगलोर में स्थित है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका नाम है। चलिए देख लेते हैं। HAL का मुख्यालय बेंगलोर में है, सरकारी स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है ये। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 की हुई थी। दुनिया भर में सबसे पुराना और सबसे बड़ा एयरोस्पेस रक्षा निर्माता है। दुनिया भर में सबसे पुराना और सबसे बड़ा एयरोस्पेस रक्षा निर्माता है। इसने 1942 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लिए हार्लो PC-5, कार्टिस P-36 हॉक आदि के लाइसेंस प्राप्त उत्पाद के साथ विमान निर्माण शुरू किया था 1942 में, ठीक है। रॉयल इंडियन एयरफोर्स ब्रिटिश की बात हो रही है, ठीक है, ब्रिटिश एयरफोर्स का नाम है रॉयल एयरफोर्स। नोट, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय क्या है, जनरल विपिन रावत। सेना प्रमुख कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना प्रमुख कौन है, एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, मेरा ही नाम है उनका। और नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह, ये नौसेना प्रमुख हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की तरफ। किसने वस्तु एवं सेवा कर GST की 43वीं आभासी बैठक की अध्यक्षता। तो साहब GST का मतलब समझ लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई 2021 को वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की 43वीं आभासी बैठक, वर्चुअल जो है बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कोविड-19 राहत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट, ब्लैक फंगस को नियंत्रित करने के लिए नशीली दवाओं के उपयोग को छूट, सूची में शामिल करना, वार्षिक रिटर्न की फाइलिंग को आसान बनाने के लिए CGST यानी सेंट्रल GST अधिनियम में संशोधन की सिफारिश जैसे कई अन्य फैसले शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि GST परिषद ने 31 अगस्त 2021 तक कोविड-19 से संबंधित विभिन्न वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। आयात शुल्क में छूट 31 अगस्त 2021 तक। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 2 वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम भुगतान के रूप में 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सरकार ने टीकों के लिए यूरोपीय संघ, जापानी सहित विभिन्न निर्माताओं आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत की है। 2 करोड़ रुपए में से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइलिंग भी वैकल्पिक बना दी गई है, चाहे तो करे और चाहे तो न करे। 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं की बात हो रही है यहाँ पर, छोटे करदाता। नोट, विश्व में सर्वप्रथम GST लागू हुई थी फ्रांस में, भारत में 1 जुलाई 2017 में बीजेपी की सरकार के समय में लागू हुई थी। याद रखिएगा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं की दूसरी बैठक कब संपन्न हुई। ये 28 मई 2021 को, ये 1 जून को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की निर्धारित बैठक की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए दूसरे ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं की बैठक आयोजित की गई थी। ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं की बैठक 25 से 28 मई तक भारत की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स भागीदारों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसकी अध्यक्षता सचिव संजय भट्टाचार्य और अतिरिक्त सचिव P हरीश ने की, क्रमशः भारत के ब्रिक्स शेरपा और सूर शेरपा के रूप में की। यह बैठक 1 जून को ब्रिक्स की आगामी विदेश मंत्रियों की बैठक की तैयारी के लिए आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स भागीदारों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। शेरपा सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि है जो G7 और G20 शिखर सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। शेरपा आमतौर पर G7 शिखर सम्मेलन के लिए शेरपा संदर्भित करता है, इसलिए इस पद को विभिन्न नियमित सम्मेलनों तक बढ़ाया जा सकता है जिसमें देश की प्रमुख भागीदारी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ब्रिक्स शेरपा ब्रिक्स राष्ट्र के प्रतिनिधियों को दर्शाता है। शेरपा आमतौर पर काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, हालांकि उनके पास किसी समझौते पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। भारत में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2021 में भारत 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2021 में भारत मेजबानी करेगा ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स क्या है, इसकी कुंडली समझ लेते हैं। ब्रिक्स जो है 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। कौन कौन से हो गए भाई, ये हो गए आपके ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संघ है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रूस, इंडिया BRIC फॉर चीन, और साउथ अफ्रीका BRICS BRICS।
तो ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संघ है। संक्षिप्त नाम है BRIC, को 2001 में गोल्डमैन सैक्स द्वारा किया गया था। ब्रिक्स का नामकरण जो है दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ है। इसकी आबादी 42%, इसमें आबादी 42%, सकल घरेलू उत्पाद 23%, क्षेत्र का 30% और वैश्विक व्यापार का 18% हिस्सा शामिल है। किसकी बात हो रही है? ब्रिक्स की बात हो रही है कि ब्रिक्स में टोटल आबादी का, विश्व की कुल आबादी का 42%, सकल घरेलू उत्पाद का 23% और क्षेत्रफल के हिसाब से 30%, वैश्विक व्यापार का 18% हिस्सा शामिल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन 2014 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन 2014 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके सामने रखना जरूरी है इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश को तमिलनाडु से ग्राम चावल को निर्यात किया गया? घाना और यमन। एक स्टार्टअप उदय एग्रो फार्म ने पेटेंट सुरक्षित विलेज राइस की 4.5 AMT की 2 खेप हवाई और समुद्री मार्ग से घाना और यमन को निर्यात किया है। प्रोटीन, फाइबर और कई खनिजों से संपन्न विलेज राइस को सीधे तंजावर के किसानों से खरीदा गया, जिसे तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु का चावल का कटोरा कौन? तंजावुर। ठीक है, तंजावुर। 2020-21 के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अप्रैल-मार्च 2021 के दौरान 35,448 करोड़ रुपए के गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ है, जबकि अप्रैल और मार्च 2020 में 14,400 करोड़ रुपए यानी $20 मिलियन का निर्यात हुआ था। इस प्रकार 2020-21 में गैर बासमती चावल के निर्यात के रूप में 146% और डॉलर में 137% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च 2021 में असम से लाल चावल की पहली खेप अमेरिका को भेजी गई थी। आयरन के लिहाज से संपन्न लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पैदा होता है, ठीक है, जिसमें किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आयरन के लिहाज से संपन्न है ये लाल चावल जो ब्रह्मपुत्र घाटी में पैदा होता है। चावल की इस किस्म को बाओ धान कहा जाता है। अभी एक क्वेश्चन 3-4 दिन पहले भी मैंने इसके बारे में डिटेल आपको बताई थी। असमिया खाने का एक प्रमुख अंग है ये बाओ धान। नैनो यूरिया के व्यापारिक उपयोग को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? 2020 में दी है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को ने नैनो यूरिया को बाजार में उतारेगी। यह सामान्य यूरिया से 45 किलो के बराबर होगा। इसकी कीमत 480 रुपये प्रति किलो होगी। यह फसल की उत्पादकता 18 से 35% तक बढ़ाने और खेती की लागत के बोझ को कम करने में मदद करेगा। यह पर्यावरण के अनुकूल यूरिया है और सामान्य यूरिया की खपत को कम करता है। किसकी बात हो रही है? नैनो यूरिया की बात हो रही है। ओके, नैनो यूरिया क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। नैनो तकनीक की मदद से उत्पादित यूरिया को नैनो यूरिया कहते हैं। नैनो यूरिया के व्यावसायिक उपयोग को सरकार ने 2020 में मंजूरी दी थी। क्या कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो देख लेते हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO इफ्को यह एक बहुराज्य सहकारी समिति है जो उर्वरकों के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। इसे 57 सदस्यीय सहकारी समितियों के साथ शुरू किया गया था और यह प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर कारोबार करके दुनिया में सबसे बड़ा सहकारी है, जिसमें लगभग 35,000 सदस्य सहकारी समितियां 50 मिलियन से अधिक भारतीय किसानों तक पहुंचती हैं। यूरिया के लगभग 19% बाजार हिस्सेदारी और जटिल उर्वरकों के लगभग 29% बाजार की हिस्सेदारी के साथ इफ्को भारत का सबसे बड़ा उर्वरक निर्माता है। ठीक है, मार्च 2018 तक $2.3 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ 2017 तक भारत के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में 66वें स्थान पर रखा गया था। इफ्को को स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है और अध्यक्ष इसके BS नाकाई हैं। MD और CEO डॉक्टर US अवस्थी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लॉरेंस डेस्कॉर्स को किया गया है। इतिहासकार लॉरेंस डेस्कॉर्स 228 वर्षों में पेरिस, फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 228 वर्ष का इतिहास रहा है लूव्र संग्रहालय का। ठीक है, ये पेरिस, फ्रांस में है। दुनिया के सबसे बड़ा संग्रहालय है ये और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा मुसी डू लूव्र की पहली महिला अध्यक्ष के रूप
में नियुक्त किया गया था। 54 वर्षीय लॉरेंस डे स्कॉट्स वर्तमान में मूसी डी और से पेरिस ऐतिहासिक संग्रहालय का नेतृत्व कर रही हैं, जो 19वीं सदी की कला को समर्पित है। 1 सितंबर 2021 को वह वर्तमान राष्ट्रपति जीन ल्यूक मार्टिनेज की जगह लेंगी, जो पिछले 8 वर्षों से ओरसे संग्रहालय का नेतृत्व कर रहे थे। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वहीं पर ये संग्रहालय लूव्र संग्रहालय। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, याद रखिएगा। जोसा उस्मानी किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है? कोसावा की बनी है। बाइडेन की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरा टंडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाइडेन की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरा टंडन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग का हर्मिटेज संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े और पुराने संग्रहालयों में से एक है। ठीक है। मैडम तुसाद संग्रहालय लंदन में स्थापित मोम की मूर्तियों का संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1835 में मोम शिल्पकार मेरी तुसाद ने की थी। ओके, ठीक है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नामित किया है? तो क्रिस्टीन वर्मुथ को किया है। क्रिस्टीन वर्मुथ को सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से सेना की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है। वर्मुथ, जिन्होंने पेंटागन में राष्ट्रपति जो बाइडेन की संक्रमण टीम का नेतृत्व किया था, का इस महीने एक सुनवाई के दौरान सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से अत्यधिक गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनकी पुष्टि उन्हें लंबे समय से पुरुषों के प्रभुत्व वाले रक्षा प्रतिष्ठान में अधिक शक्तिशाली अधिकारियों में से एक के रूप में स्थापित करती है। वह जो बिडेन द्वारा पेंटागन की शीर्ष भूमिका के लिए नामित दूसरी महिला हैं। रक्षा उप सचिव कैथलीन हिक्स हैं। ठीक है, रक्षा उप सचिव कैथलीन हिक्स हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन हैं और वाशिंगटन इसकी राजधानी है। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? भाव्या लाल को किया गया है। ठीक है, नासा में अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है, भाव्या लाल को, नासा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये। हाल ही में न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल की किस महिला को मंत्री बनाया है? प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल की किस महिला को मंत्री बनाया? प्रियंका राधाकृष्णन। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? मिंटी अग्रवाल। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी? भावना कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें स्वर्ण पदक के लिए मावुल्डा मोवलोनोवा को हराया। भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम दुबई में 2021 एएसबीसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक के लिए 2 बार के विश्व चैंपियनशिप कजाकिस्तान के नाजिम किजाइबे को से हार गई। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ये हार चुकी हैं और महिला मुक्केबाजी ने 75 किलोग्राम मध्य वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हैं आपकी पूजा रानी। 5 बार की एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता मैरी कॉम ने हाई ऑक्टेन 51 किलोग्राम फाइनल में भाग लिया था। एशियाई चैंपियनशिप में मैरी कॉम के लिए यह दूसरी रजत है। इससे पहले 2008 में रजत पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2003, 5, 10, 12, 17 सहित 5 मौक़ों पर विश्व चैंपियनशिप के खिताब जीते हैं। मैरी कॉम की बात हो रही है। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के 51 किलोग्राम वर्ग फाइनल में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम को हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में उन्हें 2 बार की विश्व चैंपियन कजाकिस्तान की नाजिम कायजाइबे ने हराया। इसके अलावा लालबुत शाही 64 किलोग्राम वर्ग में, पूजा रानी 75 किलोग्राम वर्ग में और अनुपमा 81 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगी। अब तक भारतीय महिला टीम की 6 खिलाड़ी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस विभाग ने पहलवान सुशील कुमार को निलंबित कर दिया? भारतीय रेलवे ने पहलवान सुशील कुमार को निलंबित कर दिया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। याद रखिएगा, कब होगा? 2022 में होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होगा 2022 में। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरिंदर बत्रा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। अभी बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाल ही में NSA अजीत डोभाल ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने किस पोत को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो साहब ये है सजग।
ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया। यह समुद्री हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिससे अत्याधुनिक मशीनरी, नवीनतम तकनीक, सेंसर उपकरणों के साथ समुद्री सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित जहाज़ों के लिए एनएसए द्वारा सराहा गया था। यह एक छोटा नौसैनिक पोत है जिसे तटीय रक्षा, आवर्जन कानून, प्रवर्तन, सीमा शुल्क, खोज और बचाव कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये आमतौर पर सीमा सुरक्षा भूमिकाओं में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि एंटी पायरेसी, एंटी स्मगलिंग, मत्स्य पालन, गश्त और आवर्जन कानून प्रवर्तन इत्यादि। पेट्रोल बोट को तटवर्ती गश्ती जहाज़ों और अपतटीय गश्ती जहाज़ों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे छोटे आकार के युद्धपोत हैं और इनमें फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल बोट्स और टॉर्पीडो बोट शामिल हैं। अपतटीय गश्ती पोत नौसेना में सबसे छोटा जहाज है, हालांकि वे बड़े और समुद्र में चलने योग्य हैं, जो तट से दूर के लिए गश्त के लिए पर्याप्त हैं। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक आईएनएस राजपूत 21 मई को सेवा मुक्त हो गया। 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। इंपॉर्टेंट है आईएनएस राजपूत के बारे में। भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस किल्टन हाल ही में कंबोडिया के सिहोनोकविले बंदरगाह पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन आपदा सामग्री पहुंचाने के लिए पहुंचा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 बता चुका हूं पिछले वीडियो में। आईएनएस जलाशय ब्रुनई और सिंगापुर के ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर सहित महत्वपूर्ण कोविड राहत सामग्री के साथ विशाखापत्तनम पहुंचा। ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत ये कार्य किया जा रहा है। चलिए, डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के फर्स्ट सेगमेंट की समाप्ति होती है यहाँ पर और दूसरे सेगमेंट की शुरुआत होती है, जिसका नाम है डेली डोज स्टैटिक जीके वन लाइनर क्वेश्चंस। इसमें आपको पता है कि वन लाइनर क्वेश्चंस देखे जाते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हिट होते हैं ग्रेड सेकंड और थर्ड के एग्जाम्स में। चलिए, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 डेली डोज ऑफ स्टैटिक जीके। महत्वपूर्ण युद्ध है आज का टॉपिक। हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ हाइडेस्पीस ये आपका 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डेट्स मैं बता रहा हूँ। हाइडेस्पीस का युद्ध 326, ये सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था। ठीक है। वितस्ता का युद्ध जिसको बोलते हैं, लेकिन ये हाइडेस्पीस का युद्ध के नाम से जाना जाता है मेनली। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुई थी। सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी और इस युद्ध में रक्तपात को देखकर इसने युद्ध न करने की कसम खाई। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई हुई है। किसके बीच हुई थी? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी 712 ईस्वी में। डेली डोज ऑफ स्टैटिक जीके वन लाइनर क्वेश्चंस। महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं। हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, समय 326 ईसा पूर्व। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसमें सिकंदर की विजय हुई थी 326 ईसा पूर्व। कलिंग की लड़ाई ये हुई थी 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध में रक्तपात को देख करके युद्ध न करने की कसम खाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है कलिंग का, 261 ईसा पूर्व। सिंध की लड़ाई 712 ईसा पूर्व, मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच में हुआ था। मोहम्मद कासिम की विजय हुई थी, प्रथम मुस्लिम आक्रमण था ये। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। लेकिन पलट करके अगले ही साल 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, किरदार वही लेकिन आंसर अलग। ठीक है। जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, जिसके बाद से भारत का इतिहास ही बदल गया। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। इसमें तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर जी हैं उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है। और राजा जयचंद को 1194 में हराया मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। कोई मुरब्बत नहीं। जिसने धोखे से साथ दिया और अपने देशवासियों को धोखा दिया, उसको धोखे से ही मारा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसने? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे 3 युद्धों के बारे में बताऊंगा। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम युद्ध 1526 मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है। बाबर की विजय, राणा सांगा की पराजय। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया।
घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत के 3 युद्ध, पानीपत, खानवा, घाघरा, ये बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत में बाबर। चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया पहली बार। और बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत हराया, और न सिर्फ हराया बल्कि भारत से बाहर कर दिया। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है, अकबर और हेमू के बीच में। हिंदू शासक के रूप में हेमू था, उनका नेतृत्व करता, और अकबर था। अब अकबर की हार होने ही वाली थी कि हेमू की आंख में एक तीर जाकर के लगता है और वहाँ से ही पासा पलट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1556 में अकबर की विजय होती है और हेमू की हार होती है, और ये भी एक इतिहास का टर्निंग पॉइंट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया इसमें। हल्दीघाटी का युद्ध 1576, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी प्लासी के युद्ध से। ठीक है, वांडीवर्स का युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवर्स के युद्ध में वांडीवर्स का युद्ध हुआ था 1760 में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, और इस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया था कि भारत पर राज कौन करेगा, फ्रांसीसी नहीं बल्कि अंग्रेज करेंगे। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने इन तीनों की संयुक्त सेना को हराया था, और भारत में अंग्रेजों की स्थिति पुख्ता हो गई, और ये निर्णित हो गया कि अब आगे आने वाले भविष्य में भारत पर अंग्रेज राज करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हैं। मद्रास की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और हैदर अली इसमें मजबूत कंडीशन में थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। मंगलौर की संधि के द्वारा हैदराबाद और अंग्रेजों के बीच रहा, जो अनिर्णित रहा। आधे क्षेत्र जिन्होंने जीते थे हैदर अली ने, और इधर अंग्रेजों ने, उन दोनों ने छोड़ दिया, तो इस तरीके से न्यूट्रल रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टम की संधि, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की लड़ाई हुई। ठीक है, और श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा ये समाप्त हुई, टीपू सुल्तान की स्थिति को आधा कर दिया गया इसमें। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 99 के बीच हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर की शक्ति का पतन हो गया। चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। इसमें चीनी सेना ने भारत की सीमा के क्षेत्र पर आक्रमण किया। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा चाइना की तरफ से हुई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा। भारत पाक युद्ध 1965, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। भारत पाक युद्ध 1971, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर करके आया। कारगिल युद्ध 1999, जम्मू और कश्मीर के द्रास और करगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच हुआ था, जिसको पीछे से सपोर्ट दिया था पाकिस्तान ने ही, जग जाहिर है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों का एक कोड आपको बताऊंगा, तो बताता हूँ आपको। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसका कोड है ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्र से ब्रह्मा, क से कावेरी और कृष्णा, गोद से गोदावरी, में से महानदी और गंगा से गंगा, यानी ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा। ठीक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ये हो गई बंगाल इधर, और ये बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट हो गया प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां, इसका है हैसी कोड, ह्वांगहो, अमूर, सिक्यांग और यांग टी सिक्यांग। याद रख लीजिएगा, ह्वांगहो, आमूर, सिक्यांग और यांग टी सिक्यांग, ये 4 नदियां हैं जो प्रशांत में गिरने वाली नदियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो और भी लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।